एजीआई, एजीआई मतलब क्या हुआ? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहला इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में है, ठीक है, आर्टिकल मतलब 76 आर्टिकल ध्यान रखना, वो तो सबको आई थिंक अच्छे से ध्यान होगा, याद रिमेंबर होंगे जिन्होंने लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़े होंगे। तो फिर भी ये हमारी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट होते हैं, ठीक है। तो 76 आर्टिकल है जो एजीआई के बारे में बताते हैं। यहाँ पे लिखा है लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री, ठीक है। अगला है कि अपॉइंटमेंट किन के थ्रू होता है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट हमने यहाँ पे बस की पॉइंट लिख रखा है और बाकी तो लक्ष्मीकांत में दे ही रखा है। तो सबसे पहला क्या है कि आर्टिकल 76 एजीआई के बारे में बात करते हैं। इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। एंड मस्ट हैव क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, एजीआई के लिए वही लोग मतलब वही क्वालिफाइड हो सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए वो क्वालिफाइड होंगे। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के जज, यहाँ पे ये भी ध्यान हमको रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जज कौन कौन बन सकते हैं। तो हमने पढ़े हैं कि 10 ईयर्स के जो एक्सपीरियंस होंगे हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट, ठीक है, या 5 साल एक तरह से जज रहे होंगे, है ना। ये दोनों एलिजिबल होते हैं सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज के लिए। तो यहाँ पे यही लिखा है कि मस्ट हैव क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल के लोग होने चाहिए। तो वही इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर लिखा भी है हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हाई कोर्ट में अगर 5 ईयर वहाँ पे जज है, हाई कोर्ट में जज है 5 ईयर, और वो भी 5 ईयर उन्होंने सर्व कर रखे हैं किसी हाई कोर्ट में, तो वो एलिजिबल है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बना सकते हैं। पहला चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, उनके लेवल के बराबर हो, या हाई कोर्ट में 5 ईयर इनकी सर्व किए हो, तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हैं। आगे क्या है कि टर्म्स है ना, नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये तो बहुत बार पूछे जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फिक्स्ड, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइड। एक्चुअली ये जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा ऑलमोस्ट गलत ही होते हैं, जो अकॉर्डिंग टू PYQ जैसे पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के, तो ये सब पूछ सकते हैं। तो वही है कि टर्म्स जो है वो फिक्स्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, एंड नॉट रिमूवल प्रोसेस। मतलब ये नहीं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को रिमूव कर देंगे प्रेसिडेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं है, ये एक नॉमेनक्लेचर है, या उसको क्या कह सकते हैं, कन्वेंशन है, ठीक है। कन्वेंशन के थ्रू इनको रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नॉट है ना, ये नॉट है, नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। आगे है ये 5 ईयर ध्यान रखेंगे हम, और ये जज के जो है सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होने चाहिए। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंटमेंट करेंगे आर्टिकल 76, ठीक है। आगे कहते हैं यहाँ पे नोट है अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ कोर्ट। हाँ, ये भी है कि ये इंडिया के किसी कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, आगे क्या है कि रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेफरेंस मोड बाय प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने शॉर्टकट लिखा बस, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कौन, तो एजीआई। किसके रेफरेंस पे, तो प्रेसिडेंट अगर रेफरेंस करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप रिप्रेजेंट करो किसी भी स्टेट के किसी कोर्ट में, तो ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर मतलब होगा। राइट टू ऑडियंस, अच्छा ये भी ध्यान रखें, PYQ क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट टू ऑडियंस जो है सिर्फ एजीआई को ही मिला हुआ है क्या,
इस तरह से ऐसे करके स्टेटमेंट था, लेकिन ये है नहीं, एक ही नहीं है। इसके साथ साथ मेंबर ऑफ हाउस में एक्चुअली था, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है या तो राज्यसभा के या लोकसभा के, तो इनके पास अधिकार दिया रहता है कि वो अदर हाउस में बैठ सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं, लेकिन विदाउट वोट। यहाँ भी इनको वोट नहीं दिया, मतलब वोट नहीं देने दिया जाएगा। यहाँ यही है कि राइट टू ऑडियंस इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे कोर्ट की बात हो रही है, वैसे हाउस में भी बैठ सकते हैं, ये यहाँ पे आगे नीचे दिया हुआ है। राइट टू ऑडियंस मतलब ऑडियंस बन सकते हैं किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तो है ही, और अदर कोर्ट में भी, इंडिया के हाई कोर्ट में ऑडियंस बन सकते हैं। टेक अ पार्ट इन हाउस में भी पार्ट ले सकते हैं, बट विदाउट वोट, ये ध्यान रखना है। हैव सेम प्रिविलेज एज अदर मिनिस्टर है, अच्छा ये इससे बनाया जा सकता है एक स्टेटमेंट कि AGI हैव द सेम प्रिविलेज एज अदर मिनिस्टर हैव, यस, तो इतना ध्यान रखना है हमें। अच्छा रिकैप कर लेते हैं। 76 आर्टिकल है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इनको, जज सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड होना चाहिए उनके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, और 5 साल उनकी सर्व किया हो हाई कोर्ट में एज ए जज के रूप में, तो AGI के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इनकी टर्म फिक्स नहीं किया गया है सुप्रीम वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और ना ही रिमूवल प्रोसेस है, ठीक। अगला क्या है, ये अपीयर हो सकते हैं किसी भी कोर्ट में एज ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वो रेफरेंस कहाँ से मिलेंगे उनको, तो प्रेसिडेंट से। एज ए ऑडियंस बन सकते हैं किसी भी कोर्ट में इन इंडिया जो है। अब पार्ट बन सकते हैं किसी भी हाउस के, बट विदाउट वोट, ये ध्यान रखना, विदाउट वोट पार्ट ले सकते हैं, जैसे कि अदर मिनिस्टर एज वेल इन अदर हाउस। एंड हैव द सेम प्रिविलेज, जैसे प्रिविलेज उनको मिनिस्टर के पास होंगे पूरा। ये था AGI। इसी में हमने, क्योंकि देखो जितना हमने शॉर्ट करके रखा है उतना शॉर्ट है, ये हमने लक्ष्मीकांत से बनाया हुआ है। तो आगे है लिमिटेशन क्या है इसके, क्योंकि AGI के पास कोई लिमिटेशन भी हो गए, तो क्या क्या है, नॉट एडवाइस अगेंस्ट गवर्नमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट एडवाइस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इनको गवर्नमेंट के विद इन रहना पड़ेंगे, उनकी जो भी पॉलिसी है उनके हिसाब से उनको चलना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ। और है नॉट डिफेंड मतलब क्या होता है, बचाव करना एक्यूज्ड पर्सन को, खास करके जो क्रिमिनल काइंड के होंगे, क्योंकि ये क्या है एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवोकेट है, तो ये किसी एक्यूज्ड को ऐसे डिफेंड नहीं कर सकते, ये है नॉट, ध्यान रखना। नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन द कंपनी, ये भी ध्यान रखना, हमने शॉर्टकट यहाँ पर लिखा अपॉइंटमेंट, तो आप अभी रीड कर लो इसके साथ, देन आई विल प्रोवाइड दिस PDF एंड यू कैन देन रिवाइज। वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट को एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी, मतलब होते हैं ना कंपनी, जितने सारे कंपनी में इनको ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम डायरेक्टर पद के लिए, वो पोजीशन के लिए आप अपॉइंट कर सकते हैं, ये नहीं है। लास्ट लिमिटेशन, अगला लिमिटेशन क्या है कि AGI शुड नॉट एडवाइस एनी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, मतलब इनका सिंपल ये काम है कि गवर्नमेंट के एडवोकेट है ये, on the behalf of government of India, he or she can represent on the behalf of, okay। अगला है कि पार्ट बन सकता है किसी भी कोर्ट के इंडिया में, ये कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि एडवाइस नहीं कर सकते किसी भी मिनिस्ट्री को या डिपार्टमेंट को कि इस तरीक़ा से किया जाना चाहिए, ये उनकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन से भी अगर क्वेश्चंस फ्रेम करना हो तो बन सकते हैं, तो हमको ध्यान रखना है कि अगेंस्ट तो हो नहीं सकते गवर्नमेंट के, और ये एक्यूज़ को डिफेंड नहीं कर सकते, अपॉइंटमेंट जो होंगे डायरेक्टर पद का वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और ना ही एडवाइस कर सकते किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को। आगे क्या है, ही नॉट फॉल इन अ कैटेगरी, अच्छा AGI इज़ नॉट फॉल इन टू द कैटेगरीज ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, ये ध्यान रखना। जैसे यूपीएससी के जितने सारे मेंबर्स, यूपीएससी के थ्रू जो जॉब पाते हैं एज ए ब्यूरोक्रेट्स, तो वो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, या क्लर्क के जो SSC के थ्रू निकलते हैं, और भी अदर जो होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। लेकिन ये ध्यान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट है, ठीक है, कि ये जो AGI जो होते हैं, AGI इज़ नॉट फॉल इनटू द
AGI does not fall into category of government of India, a government servant actually. ओके, नॉट अ मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट. अच्छा, ये सेंट्रल कैबिनेट के मेंबर भी नहीं होते, ओनली एक्चुअली ही सर्व एज द एडवोकेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है. ऑन 76 आर्टिकल क्या कहता है, नॉट मेंशन, ये भी ध्यान रखना क्योंकि ये सब बहुत पूछते हैं हमारे यूपीएससी को, बहुत ही प्रेम हो गया इनको इन सब वर्ड से. नॉट मेंशन सोलिसिटर और एडिशनल सोलिसिटर ऑफ इंडिया, क्योंकि वैसे तो ये कन्वेंशन के थ्रू बना दिए गए हैं, है ना, पार्लियामेंट के थ्रू जो बने होंगे अगर हिसाब से तो, लेकिन ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है. मतलब आर्टिकल 76 में ये मेंशन नहीं है कि सॉलिसिटर और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होंगे इंडिया में. इतने सारे चीज़ हमारे AGI, तो हमको लगता है अगर इसको अगर सही से पढ़ लिया जाए देन कुछ भी रिमेन नहीं रह जाता. क्वेश्चन आएंगे विद रेफरेंस टू AGI, देन वी विल टैकल द क्वेश्चंस. ओके, नेक्स्ट क्या है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया. यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, वैसे AGI जो होता है वो स्टेट के लिए होता है, यहाँ पे इंडिया सही नहीं होगा. एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया वैसे कहा, लेकिन स्टेट के लिए होता है खास करके. चलो देखते हैं. तो 165 आर्टिकल, 76 आर्टिकल कौन से थे, अटॉर्नी जनरल के लिए. एडवोकेट जनरल के लिए क्या है, 165 आर्टिकल है, ध्यान रखेंगे. वो भी स्टेट के लिए होंगे, वो हमारे पूरे फुल कंट्री के लिए थी AGI, लेकिन एडवोकेट जिसमें लग जाए, ध्यान रखेंगे, एडवोकेट जिसमें लग जाते हैं तो वो क्या होता है कि स्टेट के लिए हो जाएगा. आर्टिकल है 165. ओके, अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर, उसमें थे प्रेसिडेंट, इसमें गवर्नर है. टर्म इनकी टर्म फिक्स नहीं है, वहाँ भी टर्म फिक्स नहीं था. अच्छा, इससे खेल सकते हैं क्वेश्चन हमसे, जैसे कि पूछा जा सकता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो टर्म्स जो होते हैं, वो टर्म जो होते हैं वो कितनी है, मतलब 4 ईयर है या 6 ईयर है या 65 ईयर ऐसे करके. तो ये ऐसे करके मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब सेम टू सेम यहाँ एडवोकेट जनरल के केस में भी है कि टर्म इनकी नो फिक्स्ड है. ओके, ठीक है. आगे है कि होल्ड ऑफिस प्लीजर ऑफ गवर्नर, मतलब शॉर्टकट लिखा है कि वो सेम टू सेम कुछ में अटॉर्नी जनरल में छोड़ दिए थे, तो तो एज ए जनरल व्यूज़ था. तो यहाँ पे जनरल वाला चीज़ मैंने यहाँ पे कंसीडर कर दिया, ताकि डैट विल एक्चुअली कवर इन दोनों वाले दोनों है ना, इसमें अटॉर्नी जनरल वाले में एंड अटॉर्नी जनरल में एडवोकेट जनरल, दोनों मिला करके मतलब कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया था कि होल्ड ऑफिस प्लीजर ऑफ गवर्नर. शॉर्टकट में मारती है कि गवर्नर के प्लीजर के हिसाब से वो सीट पे होल्ड कर सकते. इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल, कि गवर्नर जब चाहे इनको रिमूव कर सकते हैं, सिंपल मतलब ये हुआ. अपीयर एनी कोर्ट विद इन स्टेट, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो अपीयर हो सकते हैं किसी भी कोर्ट में विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट. बट एडवोकेट जनरल एक्चुअली अपीयर इन अ कोर्ट विद इन स्टेट पेरीफेरी. ठीक है. राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन हाउस प्रोसीडिंग बट विदाउट वोट, मतलब दे कैन ही कैन स्पीक और टेक पार्ट इन द हाउस, सेम एज, है ना, सिमिलर एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ही कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन हाउस, है ना, स्पीक भी कर सकते हैं, राइट टू स्पीक भी उनको, लेकिन वोट नहीं दे सकते. नॉर्मल है, सिंपली थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसको. बस एंजॉय ऑल प्रिविलेज एज अ अदर मिनिस्टर, सेम चीज़ है हमको. लेकिन अगर अटॉर्नी जनरल हमें रिमेंबर हो जाते हैं तो एडवोकेट जनरल आसान हो जाता है. लेकिन सिंपल चीज़ एक चीज़ है कि हमको 165 आर्टिकल है वो ध्यान रखनी है, और गवर्नर ध्यान रखोगे. नाउ नेक्स्ट चीज़ हम CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC है. क्या है, तो कमीशन रिकमेंडेशन दिए थे, सांथानाम कमेटी थे, है ना, रिकमेंड करे थे. सांथानाम नाम के कमेटी थे जो रिकमेंड करे थे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्चुअली में होता क्या है, देखते हैं आगे. द मेन एजेंसी फॉर प्रिवेंट करप्शन, मतलब करप्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ होंगे ना मैटर, वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर आते हैं. वैसे तो
सीबीआई के थ्रू भी, वैसे सीबीआई इन सब को बेहतर तरीक़ा से जांच करते हैं, एनआईए भी थोड़ी बहुत होते हैं, लेकिन एनआईए यहाँ पे नहीं कहा जा सकता पूरा का पूरा, लेकिन सीबीआई और सीवीसी थोड़ा जुड़ा हुआ एक दूसरे से, देखते हैं कैसे। तो ध्यान रखना, सीवीसी का मतलब होता है करप्शन से रिलेटेड जो होंगे वो प्रिवेंट करने में ये एजेंसी काम करते हैं इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट, खास करके, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये तो भैया सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है, सीवीसी जो है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हम पढ़ भी रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये ध्यान हमको रखें कि ऊपर हमने ऊपर दोनों पढ़ा है, क्योंकि दोनों में आर्टिकल थे, आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल बिलोंग्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट्स वाई दे है ना, दे आर एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और दिस सीवीसी इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एंड दे एक्चुअली है ना, दे एक्चुअली प्रिवेंट द करप्शन इन कंट्री। चेयरमैन प्लस नॉट मोर देन, अच्छा, चेयरमैन प्लस नॉट मोर देन 2 मेंबर, अच्छा ओके, मतलब क्या हुआ, हम शॉर्ट लिखा है कि सीवीसी जो है उसके मेंबर जो होंगे, कौन कौन होंगे, तो एक चेयरमैन होंगे और 2 मेंबर और भी होना चाहिए, नॉट मोर देन 2 मेंबर, एक तो चेयरमैन होना चाहिए और 2 से ज़्यादा मेंबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये सब पूछे जा सकते हैं एक्चुअली दिस इज एक्चुअली 2 जो मेंबर है ना, ये वाला चीज़ है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमने लिख लिया, नहीं तो नहीं लिखते। और ये क्योंकि यही फैक्ट है ना जो भूल जाते रहते कभी कभी, इसलिए ये लिख लिया गया है यहाँ पे, आई हैव एक्चुअली रिटन हेयर। सो 2 नॉट मोर देन, है नॉट मोर देन 2 मेंबर, 1 चेयरपर्सन एंड नॉट मोर देन 2%, दैट मीन्स 1 + 2, ओके, लाइक कैन यू रिमेंबर द सेम नॉमेनक्लेचर, द सेम, ओके, अभी मतलब सेम मेंबर्स एंड द अदर मेंबर एक्चुअली रिक्वायर्ड जो होते हैं, एक कमीशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, रिमेंबर कर पा रहे हो आप लोग, ये हमारे ECI यही ना है, उसमें एक मेंबर होते हैं जो कमिश्नर होता है, बाकी अदर मेंबर होते हैं 2 मेंबर, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे क्योंकि सेंट्रल लेवल के हैं, लेकिन इनका रिकमेंडेशन कौन करेंगे, तो PM करेंगे, और यूनियन मिनिस्ट्री जो भी एक कमेटी होगा ना, कमेटी का हेड होंगे इसमें PM, क्योंकि शॉर्टकट में लिखा है, तो एक कमेटी होंगे, उस कमेटी में क्या होंगे कि यूनियन मिनिस्टर भी होंगे और उसका हेड कौन होंगे, PM होंगे, वो रिकमेंड करेंगे CBC के चेयरमैन के लिए और मेंबर के लिए, लेकिन अपॉइंट कौन करेंगे, तो ये प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। इसका टर्म्स कितना है, 4 ईयर और 65 ईयर, 4 ईयर 65 ईयर। अच्छा, यही सब थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि भैया इसको याद करके कैसे रखें, कोई नहीं याद कर सकते हैं, दैन बाय रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन। 4 ईयर एंड 65 ईयर हमने अभी 2 ऊपर पढ़ा है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल, दोनों को टर्म फिक्स नहीं है ना, फिक्स नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कितना साल रहेंगे, कितने रहेंगे एक्चुअली, उनके टर्म्स कितने होंगे ये नहीं है ना, और उसमें गवर्नर ये सब था। तो सेम चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये जो CVC है ना, CVC में कितने इसके टर्म्स कितना है, 4 ईयर ध्यान हमको रखना है, और क्या है 65 ईयर तक ये रह सकते हैं, इतना 4 ईयर 65, नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉय। ये अच्छा, ये भी है, देखो मतलब इसमें ये जो नोट्स जो बनाई गई हैं ना, बहुत ही साइंटिफिक मतलब बहुत ही ध्यान से बनाया है, बस नॉर्मल वो की पॉइंट हमने लिखा है, बाकी चीज़ हमने नहीं लिखा, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लक्ष्मीकांत, सो वाई एक्चुअली वी राइटिंग हेयर द सेम थिंग्स हेयर, मतलब जितना छोटा हो पाए ताकि एग्ज़ाम से पहले इसको रिवाइज कर सकें, दैट्स वाई एक्चुअली आई हैव मेड दिस। बाकी तो बुक में ही हमने हाईलाइट कर रखा है, उसी से रिवाइज करते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी काफ़ी भूल जाते रहते हैं ना, यही टर्म्स वगैरह कि एलिजिबल है कि नहीं, मतलब फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल है, और ये जो टर्म्स फिक्स जो रहता है वो अपॉइंटमेंट एंड चेयरपर्सन कितना रहेंगे, ये सारी चीज़, तो ये सब इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार अगर इफ़ वी रीड अगेन एंड अगेन दिस PDF फ्रॉम द PDF, देन वी आर ऑन द स्ट्रॉन्ग पोजिशन टू answer those questions actually.
सो नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। ओके, और भी कुछ है क्या इसमें? नहीं है। तो फटाफट रीकैप कर लेते हैं क्या क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सब क्या है। ओके, पहला क्या है कि ये जो सीबीसी कमीशन जो है ना, सीबीसी कमीशन, वो उनका रिकमेंडेशन किनके थ्रू आया था? एक था संथानाम, ध्यान रखेंगे, संथानाम ऐसे भी कमीशन आया था कि कोई सीबीसी कमीशन वॉज मेड ऑन विच ऑन है ना हुज रिकमेंडेशन। तो रिकमेंड कौन कमीशन का रिकमेंडेशन था? उन कमीशन का नाम संथानाम, संत का नाम ऐसे करके ध्यान कर सकते हैं, सीबीसी संत का नाम संथानाम। ओके, मेन एजेंसी फॉर इनका एक्चुअली मेन काम क्या होता है? करप्शन को प्रिवेंट करना सेंट्रल गवर्नमेंट में। और ये नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, उनका चेयरमैन एक हो सकते हैं, नॉट द मोर देन 2 मेंबर्स हो सकते हैं, ये ध्यान रखें। अपॉइंटमेंट कौन से? प्रेसिडेंट कर सकते, लेकिन इसमें अपॉइंटमेंट करने के लिए रिकमेंडेशन कहाँ से आएंगे? तो एक प्राइम मिनिस्टर का कमेटी होंगे जिसमें यूनियन गवर्नमेंट होंगे, वो रिकमेंडेशन करेंगे, तब प्रेसिडेंट क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। इनका टर्म्स फिक्स किया गया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, पार्लियामेंट जो भी हो। तो 4 ईयर का टर्म्स है एंड 65 ईयर तक है ना, मतलब 4 ईयर तक कर सकते हैं। अगर एज यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे 60 एज यहाँ पे इतना है कि 65 एज के अंदर तक आप रह सकते हो सीबीसी, और 4 साल के अंदर, 4 साल आपकी वो टर्म्स है, इसमें आप 65 हो जाते हो, 66 हो जाता है आपका एज इसी वाले समय में, देन फिर आपको रिमूव कर दिया जाएगा। तो ऐसा करके है, और ये एलिजिबल नहीं है क्योंकि फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे हमारे यूपीएससी का जो चेयरपर्सन है, वो एक बार वो अपॉइंट हो जाते हैं तो फर्दर उनको अपॉइंट नहीं किया जाता एज ए चेयरपर्सन के लिए। लेकिन इनके जो यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं वो एलिजिबल होते हैं, वो हम आगे ही पढ़ेंगे। खैर, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कौन सा है। नेक्स्ट है NHRC। पता है क्या था फुल फॉर्म? सबको पता होगा यार, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1993 बाय पार्लियामेंट, वो भी इनेक्टमेंट करे थे लॉ, तभी आ गए, है ना। ये भी तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि ये लेजिस्लेटिव बॉडी है, ये मल्टी मेंबर बॉडी है ये। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जब मल्टी मेंबर बॉडी है, इतने ध्यान रखेंगे। चेयरपर्सन प्लस 5 अदर मेंबर, इसमें हो गए ना मल्टी मेंबर, एक चेयरपर्सन इसमें होंगे और 5 अदर मेंबर होंगे, ठीक है। और चेयरमैन जो होंगे वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं। मतलब NHRC एक स्टेट HRC भी है, स्टेट वाले, एक नेशनल लेवल पे थे। नेशनल लेवल वाले जो होंगे ह्यूमन राइट कमीशन, उसमें रिटायर्ड जज ही चेयरमैन बन सकते हैं। और कौन कौन बन सकता है? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन सकते हैं, या रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बन सकते हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बन सकते हैं, या रिटायर्ड जज, मतलब सब कुछ आ गया। ये ध्यान रखेंगे कि अगर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी हो सकते हैं, लेकिन सर्विंग चीफ जस्टिस, प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दे कैन। तो बस यही ध्यान रखना है कि एक CJI या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे, बस वो प्रेजेंट का ना हो, मतलब जो एक्टिंग में हो वो ना हो, बस रिटायर्ड CJI हो, है ना। और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, सेम चीज़ क्या होगा, या जज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट यहाँ पे ध्यान रखना, जज ऑफ हाई कोर्ट यहाँ पे नहीं होगा। कौन कौन हो सकते हैं? CJI हो सकते हैं, वो भी रिटायर्ड CJI हो सकते हैं, ठीक है। और जज ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हो सकते हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं, और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं। इतने हो सकते हैं मेंबर इनके। चेयरमैन, मेंबर नहीं, चेयरमैन बन सकते हैं ये लोग, बाकी फील्ड से जो लोग हो वो नहीं बन सकते। किसका? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अच्छा ये हमें तो ये सब ध्यान रखना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, है ना। चेयरमैन प्लस मेंबर दोनों को, बाय 6 मेंबर कमीशन, चेयर जो होगा। अच्छा, यहाँ भी देखो सेम चीज़, जैसे CBC में क्या था, CBC में क्या होगा, मेंबर होंगे, वो सॉरी कमेटी होंगे, वो कमेटी क्या करेंगे, कमीशन होंगे या जो भी कमेटी होंगे, कमेटी होंगे, वो कमेटी क्या करेंगे कि रेकमेंड करेंगे सेम चीज़। अब उस कमेटी का हेड कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर करेंगे।
उसमें क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर होंगे एज अ चेयरपर्सन, फिर स्पीकर भी उसमें होंगे, स्पीकर लोकसभा के। ये मैंने शॉर्टकट यहाँ पे लिख दिया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था तभी हमने लिख दिया ये, ताकि ध्यान रहे। चेयरमैन को भी अपॉइंट करेंगे प्लस मेंबर को भी अपॉइंट करेंगे बाय 6 मेंबर कमीशन। अच्छा 6 मेंबर इसमें होंगे, आप प्राइम मिनिस्टर होंगे चेयरपर्सन, अब बाकी जो मेंबर होंगे उसके साथ साथ एक स्पीकर भी है, यूनियन मिनिस्टर जो होंगे वो कैबिनेट मिनिस्टर के जो मेन होंगे। टर्म है इनका 3 ईयर। टिल स्पेन देखो कितने वो फैक्ट आ रहा है। सीबीसी ने हमने क्या ध्यान किया कि 4 साल का उनका टर्म रहेगा और 65 ईयर है ना, एज जो ईयर होंगे वो। यहाँ पे 3 ईयर है इसकी टर्म्स एंड 20 ईयर्स ऑफ एज यहाँ पे टिल। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, देखो वहाँ पे रीअपॉइंटमेंट फर्दर यहाँ पे क्या था, फर्दर एम्प्लॉयमेंट क्या था यहाँ पे, नॉट एलिजिबल था, लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में क्या है, फर्दर रीअपॉइंटमेंट एलिजिबल है। ध्यान रखेंगे 4 साल रहेंगे 65 वाले में सीबीसी में, तो नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर अपॉइंटमेंट, राइट। इफ़ वी टॉक अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देन देयर इज अवेलेबल द एलिजिबिलिटी टू अपॉइंट एक्चुअली अगेन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अगेन, ओके। लेकिन इसमें 3 ईयर ही रहेंगे टर्म्स इसके। प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं, ये तो ऑब्वियस है। हेड क्वार्टर इनके कहाँ है, दिल्ली में हेड क्वार्टर है पावर ऑफ सिविल कोर्ट जुडिशियल कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, मतलब इनके पास जुडिशियल कैरेक्टर भी है ना, लेकिन सिविल कोर्ट को ही कर सकते हैं ना कि क्रिमिनल कोर्ट को। सिविल कोर्ट की जो पावर है ना उनके पास दिया गया है। लुक मैटर इन 1 ईयर, मतलब उनको एक, अच्छा ये मैंने सॉल्व को लिख दिया है क्योंकि मेरे को पता है कि वो, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई केस इनके पास आते हैं है ना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे, तो 1 साल है ना विद इन द वन ईयर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को पूरे उस केस के बारे में पूरा खोज सर्च रिपोर्ट्स बारे सारे कुछ कम से कम विद इन 1 ईयर करना ही पड़ेगा उनको, ये इसमें प्रावधान है। नो पावर टू पनिश और रिलीफ, इनके पास पावर नहीं है कि उसको किसी को पनिश करे या रिलीफ कर सके, बस इनका काम है कि रिपोर्ट तैयार करना और ओके। तो इसमें ये है, बस हमको ध्यान रखना कि उनके पास नो पावर है पनिश करने के, रिलीव करने की। और क्या लिखा है, ये क्या लिख रही है, नॉट माइंड, अच्छा उसके जो डिसीजन होंगे नॉट बाइंड होंगे, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, अच्छा रिकमेंडेशन है, सॉरी ये रिकमेंडेशन है। इनका जो रिकमेंडेशन होगा वो बाइंडिंग नहीं होगा कि आपको करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, है ना। रिएक्ट इन 1 मंथ, इनको रिएक्ट करना पड़ेगा। अच्छा इनकी जो रिकमेंडेशन हो गया, अगर बाइंडिंग नहीं है तो 1 मंथ के अंदर भी उनको रिएक्ट करना पड़ेगा जहाँ भी रिपोर्ट एटलीस्ट सबमिट किया जाता है वहाँ पे। तो इतना है इसमें नेशनल राइट ह्यूमन कमीशन में, थोड़ा लंबा है लेकिन सारे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे हमने इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। पढ़ लेना आप लोग, पढ़ लीजिएगा आप लोग। और अब एक और है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो जाता है तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन थोड़ा और आसान हो जाएगा। इसमें क्या है, इंक्वायर ओनली इन स्टेट, वो पूरे नेशन में कर सकते हैं। एंड इनके पास वो भी कौन करें लिस्ट में जो भी डिटेल्स वगैरह से दिए होंगे उनसे रिलेटेड, ठीक है। स्टेट एंड कौन करेगी लिस्ट में, ना कि नेशनल लिस्ट में, ये तो सिंपल है, नॉर्मल है, हम लोग पढ़ते भी है शेड्यूल जो हमारे है इसके अकॉर्डिंग, ओके। चेयरपर्सन एक होंगे, यहाँ पे 2 मेंबर होंगे, 2 अदर मेंबर, वहाँ पे मल्टी मेंबर था 1 चेयरपर्सन, 5 मेंबर उसमें थे। यहाँ पे चेयरपर्सन कौन कौन हो सकते हैं, तो रिटायर CJ ऑफ HC, समझ रहे हो ना अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जज ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहाँ भी हो सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ध्यान हो जाएगा क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो, अच्छा नेशनल राइट ह्यूमन कमीशन के हिसाब से अपॉइंट किया, अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ओके। यहाँ पे CM होंगे, स्पीकर होंगे और भी चेयरपर्सन वगैरह सब होंगे। जो चेयरपर्सन मतलब जहाँ जिस असेंबली में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा, तो ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। टर्म इनकी क्या है, 3 ईयर है, 70 ईयर सेम है। रीअपॉइंटमेंट है सेम टू सेम। रिमूव्ड बाय, अच्छा ओके, ये ध्यान रखना है, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अपॉइंट तो कर सकता है मतलब गवर्नर, ओके, लेकिन रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के थ्रू, ये है इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट सबमिट टू द स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा ये भी ध्यान रखें, रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे, वहाँ पर लिखा रहेगा गवर्नर, नॉट
तो गवर्नर के पास सबमिट करेंगे, किसके पास सबमिट करेंगे ये करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास करेंगे। अच्छा, ये जो है ना सीबीसी में कुछ छूट गया था तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। इट हैज़ इट्स ऑन सेक्रेटेरिएट। अच्छा, सीबीसी के पास है ना इसका अपना सेक्रेटेरिएट होता है। कौन कौन से, जैसे कि चीफ टेक्नोलॉजिकल एग्जामिनर, मतलब मान लो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ है, अगर कुछ करनी है तो उनके लिए एक अलग से सेक्रेटेरिएट है। कमिश्नर फॉर द डिपार्टमेंटल कमिश्नर भी होता है अलग से। तो ये सब लुक करते हैं मैटर में। आई गिव एडवाइस टू द सीबीआई, आया ना सीबीआई से रिलेटेड कुछ चीज़, तो मतलब सीबीसी जो है वो सीबीआई है ना, सीबीआई से रिलेट करते हैं, मतलब उनको एडवाइस करते रहते हैं सीबीआई को। तो मतलब एक दूसरे से मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं। तो क्या करते हैं, एक एक पेज डेली करते हैं। डेली मतलब ये फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास कितने पेज हैं, 3 और होंगे तो मतलब 1 घंटे में हो जाएंगे, नहीं 2 घंटे लग जाएगा। तो ओके।